स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग पर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से पाकिस्तान से जुड़ा एक सवाल पूछा गया। सवाल ये था कि जिस तरह इंडिया ने श्रीलंका के इतिहास के सबसे बुरे दौर में फाइनेंशियल एड देकर उसकी मदद की, क्या उसी तरह वो पाकिस्तान की भी करने वाले हैं? तो डॉक्टर जयशंकर ने डायरेक्टली इसको डिनाई कर दिया। उनका कहना था कि श्रीलंका और पाकिस्तान इंडियन फॉरेन पॉलिसी में दो अलग अलग पोजीशंस ऑक्युपाई करते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कोई भी देश इस हालत में यूं ही अचानक या फिर बिना किसी कारण के नहीं पहुंचता। पाकिस्तान ने अपनी ये कब्र खुद खोदी है। इनकी इकोनॉमी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स में कुछ ग्रेव लूप होल्स मौजूद हैं जो उसको बर्बादी के इस मंजर पर लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया किसी देश की इकोनॉमिक क्राइसिस से सहमत है, किंतु इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इंडियन सिटीजन्स के सेंटिमेंट्स एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। यदि अगर पाकिस्तान या किसी भी नेबर को लेकर इंडिया कोई भी बड़ा डिसीजन लेता है तो वो लोकल सिटीजन्स के सेंटिमेंट से पूरी तरह अलाइंड होगा। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर इंडियन सिटीजन्स के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। वहीं दूसरी ओर यदि श्रीलंका को देखें तो वो इंडियन सिटीजन्स के बीच एक मैसिव गुडविल एंजॉय करता है। तो कुल मिलाकर उनका कहना है कि पाकिस्तान हमारे लिए श्रीलंका नहीं है। किंतु हाल ही में इंडिया के जाने माने स्पाई मास्टर और रॉ के फॉर्मर चीफ AS दुलत ने एक सरप्राइजिंग रेवलेशन किया है। उनको लगता है कि मौजूदा हालत देखते हुए PM नरेंद्र मोदी इस साल के अंत तक पाकिस्तान को बेल आउट करने में उसकी मदद कर सकते हैं। ये कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि उनका पर्सनल कन्विक्शन है। वो कहते हैं कि एवरी टाइम इज द बेस्ट टाइम टू टॉक टू पाकिस्तान, वी नीड टू कीप आवर नेबर्स एंगेज्ड। यानी उनका कहना है कि थोड़ी एक्टिव पब्लिक एंगेजमेंट के साथ दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए। उसी तरह ORF के डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी का कहना है कि जिस तरह फॉर्मर इंडियन PM वाजपेयी जी के इंटेलेक्चुअल विजन ने पाकिस्तान की कारगिल मिसएडवेंचर के बावजूद उनको इस्लामाबाद से बातचीत करने से नहीं रोका, उसी तरह इंडिया के करंट PM नरेंद्र मोदी को भी उस डायरेक्शन में स्टेप्स लेने चाहिए। किंतु जैसे कि इंडियन ऑफिशियल्स कहते हैं कि पाकिस्तान का टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स डिमांड करते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान को सच में बेल आउट करने वाला है? किंतु क्या हो अगर पाकिस्तान की रियलिटी इससे भी ज्यादा ग्रिम हो? क्योंकि कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान रजीम की ओर बढ़ रहा है। तो क्या ये फैक्टर इंडिया के लिए एक नई वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट करता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम पाकिस्तान की इसी क्राइसिस को एक जियो स्ट्रैटेजिक एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 9 मार्च से हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा लास्ट ईयर मई में हमारे सदर्न नेबर श्रीलंका ने अपने इतिहास में पहली बार एक डेट पर डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट करना यानी डेडलाइन तक अपने कर्ज या उसकी किश्तों को ना चुका पाना। ये डिफॉल्ट उसकी इकोनॉमी के टोटल कोलैप्स के सर्टिफिकेट थे। वहीं दूसरी ओर उस बीच पाकिस्तान की ग्रेव इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के चलते उनके फॉर्मर PM इमरान खान को भी रिजाइन करना पड़ा। जुलाई 2022 तक दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये वार्न कर रहे थे कि पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। और आज कुछ ही महीनों बाद हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस सच्चाई से ज्यादा दूर नहीं है। कैश क्रंच की बात करें तो श्रीलंका का डिफॉल्ट इस बात का सेल्फ सफिशिएंट उदाहरण है। वहीं अगर पाकिस्तान के केस में देखें तो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट एक अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है।
यहाँ फ्लोर, वेजिटेबल्स, शुगर, मिल्क, घी, कुकिंग गैस और पेट्रोल जैसे बेसिक आइटम्स की शॉर्टेजेस इनके प्राइसेस को आम लोगों की रीच से बहुत दूर ले पहुंची है। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 27% के पार जा चुका है। जहां एक और श्रीलंका आज अपने $50 बिलियन के डेट को रीस्ट्रक्चर करने में लगा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का डेट $126 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है। यही फैक्टर पाकिस्तान को एक डिफॉल्ट की रेड लाइन के एकदम नजदीक ले आया है। इसके अलावा श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने ही चाइना से हैवी लोन्स एक्वायर किए हैं, जिनके कंडीशंस हमेशा से ही ओपेक रहे हैं। इन दोनों ही क्राइसिस में चाइना का कॉमन थ्रेट इंडिया के लिए भी एक सीरियस हेडेक रहा है। पाकिस्तान के केस में तो उसके $126 बिलियन के टोटल फॉरेन डेट का लगभग $30 बिलियन वो चाइना को ओ करता है। ये IMF की डेट से 3 गुना और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंबाइंड बोरोइंग से भी कई ज्यादा है। और तो और श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों की इकोनॉमिक क्राइसिस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तड़का लगा है। श्रीलंका में गवर्नमेंट का पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसके यूथ को राजपक्सा फैमिली के अगेंस्ट सड़कों पर मास मूवमेंट करने के लिए लेकर आया है। और वहीं पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्योस तो उसके अस्तित्व के समय से ही उसके डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का पार्ट रहा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन सिमिलैरिटीज को देखकर इनके फेट को इक्वेट करना एक अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा, क्योंकि इन ऑब्वियस सिमिलैरिटीज के परे इनके बीच कुछ ऐसे स्टीप डिफरेंसेस भी हैं जिनको इग्नोर करना डेंजरस साबित हो सकता है। इन दोनों केसेस में कुछ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हमें बताते हैं कि यदि पाकिस्तान इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कोलैप्स करता है तो वो सिचुएशन श्रीलंका नहीं बल्कि अफगानिस्तान से ज्यादा सिमिलर होगी। और वो क्यों, आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे कॉमन फैक्टर यहाँ ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों ही बीते कई दशकों से फॉरेन पावर्स के ग्रांट के मोहताज रहे हैं। अफगानिस्तान में यूएस के स्ट्रेटेजिक स्टेट्स के कारण पाकिस्तान हमेशा से ही इस इक्वेशन का इनविटेबल पार्ट रहा है। यूएस ने अफगानिस्तान में पहले सोवियत रशिया और बाद में टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट वॉर्स लड़ने के लिए पाकिस्तान का भरपूर इस्तेमाल किया और उसके एक्सचेंज में पाकिस्तान को फॉरेन पावर से समय समय पर डॉलर्स मिलते रहे, जिनकी मदद से वो अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को आसानी से बैकफुट पर डालता रहा। लेकिन जब 2021 में यूएस और अफगानिस्तान का लंबा स्ट्रेटजिक अफेयर खत्म हुआ और यूएस वहां से अपने ट्रूप्स लेकर चलता बना, तो पाकिस्तान की डॉलर्स की सप्लाई पर भी लगभग एक ताला सा पड़ गया। वहीं अफगानिस्तान में अमेरिका की रिट्रीट और लैक ऑफ फंड्स के चलते पूरे देश की इकोनॉमी की बैकबोन चरमरा गई, जिसके बाद उसके सिविलियन गवर्नमेंट के पास तालिबान या देश के इकोनॉमिक डिजास्टर से लड़ने के लिए कोई इकोनॉमिक मसल नहीं बची। लेकिन आपको यहाँ बता दें कि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के कंपैरिजन में एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, और वो ये कि पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी आसानी से अपनी प्रोमिनेंस लूज नहीं करने वाली है, फिर चाहे सामने कोई फॉरेन पावर या कोई नॉन स्टेट इंसर्जेंट एक्टर ही क्यों ना हो। तो जहां एक और अफगानिस्तान आज अफगान तालिबान के एक्सट्रीमिस्ट रजीम के अंडर सफर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके पड़ोसी पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस को पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि टीटीपी अफगान तालिबान के साथ डीप लिंकेजेस शेयर करता है। अफगान तालिबान की तरह ही टीटीपी आज पाकिस्तान में शरीयत के बेसिस पर इस्लामिक रूल स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है, उसका जन्म ही रिलीजन को बेस बनाकर हुआ है। उसी तरह अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक रिपब्लिक है, किंतु तालिबान के टेक ओवर के बाद इस देश में रिलीजियस इंटरप्रिटेशन बेहद एक्सट्रीमिस्ट और कंजर्वेटिव रूप ले रही है। यहाँ डर ये है कि यदि पाकिस्तान पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली कोलैप्स करता है और पाकिस्तान की बागडोर टीटीपी के हाथों लग जाती है, तो पाकिस्तान में हमें अफगानिस्तान से भी ज्यादा हार्डलाइन पाथ देखने को मिल सकता है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल अनरेस्ट ये वो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्होंने AF पाक रीजन्स में इन टेरर और इंसर्जेंट ग्रुप्स को फ्यूल करने का काम किया है। पुअर, अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड लोग इन टेरर आउटफिट्स के फुट सोल्जर्स रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स उसकी पॉपुलेशन में फ्रस्ट्रेशन और डिसइल्यूजनमेंट को फ्यूल कर सकता है, जो टेररिज्म के पनपने के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करता है। लेकिन यदि आप श्रीलंका पर गौर करें तो वहां ऐसा कोई एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज नहीं मौजूद है। श्रीलंका की जिस इमरजेंसी को 2009 में क्रश किया गया था, वो एक एथनिक अपराइजिंग थी। श्रीलंका का आर्म्ड स्ट्रगल एथनिक डिस्क्रिमिनेशन में रूटेड था, जहां उनकी माइनॉरिटी तमिल पॉपुलेशन खुद को मार्जिनलाइज करार कर रही थी। हालांकि इन ग्रुप्स को इंडियन तमिल से सिंपैथी तो मिल पाई, किंतु श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनकी फाइट में ना के बराबर कोऑपरेशन देखा गया। किंतु AF पाक रीजन में ये सिचुएशन बेहद डिफरेंट है। पाकिस्तान का एक मेजर इकोनॉमिक एथनिक ग्रुप पाश्तून अपने अफगान काउंटरपार्ट से बेहद स्ट्रॉन्ग टाइज शेयर करता है, जिसकी मदद से ही ये ग्रुप एक दूसरे को कांस्टेंट मटेरियल और मोरल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं।
उसी तरह इन रीजन्स में एथनिक बालूच और सिंधी आइडेंटिटीज पाकिस्तान की कॉमन नेशनल को ओवर पावर करती हैं। यानी अगर पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स होता है तो जाहिर है कि इन एथनिक ग्रुप्स की सब रीजनल आइडेंटिटीज पाकिस्तान की कॉमन नेशनल आइडेंटिटी को चैलेंज करने की पूरी कोशिश करेंगी। इसके बाद दूसरा बड़ा कॉमन फैक्टर है अमेरिकन एमिनिशंस। जब श्रीलंकन आर्मी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम यानी एलटीटी के अगेंस्ट लड़ रही थी तब उसके पास फॉरेन एमिनिशंस की अवेलेबिलिटी नहीं थी, किंतु अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास यूएस की वेपन्स की भरमार है। जब यूएस अफगानिस्तान में टेरर रेजिम से लड़ रहा था तब उसके द्वारा अपने वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जब ये फोर्सेस वापस गईं तो उनके वेपन्स तालिबान के हाथ लग गए। तो आज जब अमेरिकन फोर्सेस टर्न अराउंड हो गई हैं तो पाकिस्तान के ऊपर इन पावर हंग्री टेरर आउटफिट्स का इंटेंस थ्रेट मंडरा रहा है। उदाहरण के लिए टीटीपी ने 2022 में पाकिस्तानी आर्मी और उनकी पुलिस के ऊपर 150 से ज्यादा अटैक्स लॉन्च किए हैं। जनवरी 2023 के अंदर इस आउटफिट ने यहाँ 44 अटैक्स लॉन्च किए, जिसमें लगभग 134 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इनमें से ज्यादातर अटैक्स में टीटीपी ने यूएस मेड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का यूज किया, जो यहाँ पर अमेरिका और नेटो की फोर्सेस के द्वारा डिस्कार्ड किए गए थे। इसके साथ साथ अनलाइक श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक कॉमन गन कल्चर भी ऑपरेट करता है। हालांकि अफगानिस्तान में जो प्रेवलेंट गन कल्चर है वो उसके सदियों पुराने वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास की वजह से ओरिजिनेट होता है। यहाँ एक गन ओन करना सेल्फ डिफेंस और सर्वाइवल के मीन्स के रूप में देखा जाता है, किंतु पाकिस्तान में गन कल्चर सोसाइटल फैक्टर से सींचा जाता है। यहाँ एक फायर आर्म ओन करना वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज का सिंबल माना जाता है। सोर्सेस की माने तो जब इमरान खान एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हुआ करते थे तब वो अपनी गन्स और राइफल्स को फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स के सामने फ्लॉन्ट किया करते थे। खैर, पंजाब और सिंध प्रोविंसेस के बियॉन्ड पाकिस्तान के कुछ एरियाज तो ऐसे भी हैं जहां ट्राइबल और एथनिक ग्रुप इन टेरिटरीज को अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स के हिसाब से रूल करती हैं और गन्स और फायर आर्म्स इनके कल्चर में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में तो ये सभी डेवलपमेंट्स अब बहुत आम हो चुकी हैं, इसमें आखिर नया क्या है? तो दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में पहली बार इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्राइसिस एक साथ कहर ढा रही है। पाकिस्तान के कुछ कॉलमिस्ट तो इस केओस को 1970 की ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस से भी ज्यादा सीरियस बता रहे हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने देश की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को इस हद तक क्यों बिगड़ने दिया। आखिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने टीटीपी के लीडर्स को रिहा करने की परमिशन क्यों दी जब ये ग्रुप्स पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किए जा रहे थे। पाकिस्तान के 6 लाख सोल्जर्स की मैन पावर देश के बॉर्डर से कुछ चंद थाउजेंड इंसर्जेंट्स को टैकल करने में फेल कैसे हुई? खैर, आज भले ही पाकिस्तान को दी जा रही वार्निंग्स में श्रीलंका बार बार फीचर कर रहा है, किंतु सच तो ये है कि यहाँ रियल डेंजर पाकिस्तान का नेक्स्ट तालिबान लेड अफगानिस्तान बनने का है। और अनलाइक श्रीलंका, यहाँ इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन पजेस करने वाला स्टेट है। यानी यदि ये कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों लगा तो कंसिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि भले ही पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हो, किंतु हिस्टोरिकली और सोशली पाकिस्तान का फेट अफगानिस्तान से ज्यादा लिंक्ड है। इसलिए वहाँ हर छोटी बड़ी क्राइसिस पाकिस्तान को अफगानिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट रेजिम की ओर ढकेल रही है। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान नेक्स्ट श्रीलंका नहीं बल्कि नेक्स्ट अफगानिस्तान बनने जा रहा है। और शायद यही सब फैक्टर्स इस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बेल आउट करना इंडिया के लिए श्रीलंका से भी ज़्यादा क्रूशल है। किंतु इंडिया का इस पर क्या कहना है, आइए अब वो भी देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में कहा कि कोई भी देश ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता यदि उसकी बेसिक इंडस्ट्री ही टेररिज्म हो, जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का प्रोडक्शन करता हो। पाकिस्तान का फ्यूचर उसकी खुद की चॉइसेस और एक्शन से डिटरमाइन होगा, इसीलिए इसका सॉल्यूशन उनको खुद ही खोजना होगा। और यहाँ केवल इकोनॉमिक इश्यूज को ही फिक्स करने का काम नहीं होगा, बल्कि ऐसे देश को अपने पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को प्रायोरिटी पर फिक्स करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस आज जिस मोड पर हैं, उनको देखते हुए इंडिया इस प्रोसेस में डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है। यहाँ अगर आप डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज पर गौर करें तो आप आसानी से डिकोड कर पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि इंडिया को इस चीज़ की फिक्र नहीं है। किसी भी देश का इस सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझना बाकी किसी भी देश के हित में नहीं होता है, और तो और जब वो आपका नेबर हो तब तो ये बात और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। इंडिया के नेबरहुड्स का असिस्टेंस
करंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बेहद अहम फीचर और हिस्सा है। स्पेशली करंट रेजिम के अंडर इंडिया का नेबरहुड अप्रोच एक मैसिव ओवरहॉल से गुजरा है। उदाहरण के लिए आप श्रीलंका को ही ले लीजिए। इंडिया ने किसी भी दूसरे बायलैटरल क्रेडिटर का इंतजार किए बिना आगे बढ़कर वो कदम लिया जो श्रीलंका की रिकवरी के लिए बेहद जरूरी था। लास्ट ईयर इंडिया ने श्रीलंका को लगभग $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। साथ ही इस साल की शुरुआत में इंडिया ने श्रीलंका के डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए IMF को एश्योरेंस लेटर भी प्रोवाइड किया। उसी तरह इंडियन एजुकेशन, हेल्थ केयर, पावर और एनर्जी सिक्योरिटी के फील्ड में अपने नेबरहुड में तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी एश्योर किया कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ग्लोबल साउथ की इफेक्टिव वॉइस बनने के लिए यूटिलाइज कर रहा है। लास्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर और उनके कुछ टॉप मिनिस्टर्स ने इसी कॉन्टेक्स्ट में 125 कंट्रीज से बात की। इंडिया अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान जिन भी बड़े मेजर इवेंट्स और पॉलिसी डिसीजंस का हिस्सा बनेगा, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड पर होगा। उदाहरण के लिए इंडिया अपने बजट का एक सब्सटेंशियल पोर्शन नेबर्स के लिए रिजर्व करता है। जैसे कि 2023 के बजट में इंडिया ने फॉरेन एड के रूप में 5,408.37 करोड़ रुपीस मार्क किए हैं, जिसमें से भूटान को 2,400 करोड़, बांग्लादेश को 200 करोड़, नेपाल को रुपीस 550 करोड़, श्रीलंका को रुपीस 150 करोड़, म्यांमार को 400 करोड़, मंगोलिया को 7 करोड़ और यूरेशियन कंट्रीज को 75 करोड़ दिए जाएंगे। वहीं अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए 250 करोड़, मालदीव्स को रुपीस 400 करोड़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को रुपीस 50 करोड़ और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रुपीस 150 करोड़ रिजर्व किए गए हैं। किंतु यदि आप गौर करें तो इस एक्सटेंसिव लिस्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं है। और केवल नेबरहुड से क्यों, जब बात असिस्टेंस की हो तो इंडिया ने अपने राइवल्स को भी मदद करके पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का असल पाठ पढ़ाया है। टर्की से बेहतर इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। हाल ही में जब टर्की और सीरिया के ऊपर एक मैसिव अर्थक्वेक का पहाड़ टूट पड़ा तो इसमें लगभग 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऊपर से कोल्ड वेदर और कंटिन्यूअस स्नोफॉल के कारण रेस्क्यू ऑपरेशंस बेहद मुश्किल हो रहे थे। इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के दौरान इंडिया टर्की के साथ सभी मतभेद भूलकर आगे आया और बिना वक्त गवाए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में अब तक इंडिया से 3 NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीम्स, एक फील्ड हॉस्पिटल, मेडिकल स्टाफ, रेस्क्यू पर्सनल, डॉग स्क्वाड्स, एसेंशियल आइटम्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे गए हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि यह सब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यूनिवर्सल फिलॉसफी के तहत किया गया है। इंडिया के ऐसी रिस्पॉन्स के कारण पाकिस्तान की इस क्राइसिस में भी दुनिया को इंडिया से बहुत उम्मीदें हैं। ऊपर से ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में इंडियन इकोनॉमी आज बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। जैसे कि हाल ही में अमेरिकन लीडर हिलेरी क्लिंटन ने भी कहा, एशिया का फ्यूचर अगर किसी के हाथों में है तो वो इंडिया ही है। किंतु दोस्तों, घूम फिर कर बात पाकिस्तान की आती है तो न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के टाइज का सबसे बड़ा इरिटेंट टेररिज्म है और कोई भी इस इंटेंस प्रॉब्लम के डिनायल मोड में नहीं रह सकता। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स जैसे कि फॉर्मर स्पाई मास्टर AS दुलात ने कहा है कि PM मोदी इस साल पाकिस्तान को बेल आउट कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान इंडिया से बेल आउट एक्सेप्ट करेगा तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास और कोई चारा भी नहीं है। इस हालत में इंडिया की एड पाकिस्तान के लिए एक एक्सेप्टेबल लाइफ सेवर का काम कर सकती है। और तो और कुछ एक्सपर्ट्स का ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि ये हेल्प इन दोनों देशों के बीच में पीस कीपिंग के नए एवेन्यूज भी खोल सकती है। लेकिन वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा एक रोग नेशन की हेल्प के लिए भेजना पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट दिखाई पड़ता है। जैसा कि हाल ही में US की इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट निकी हेली ने कहा, पाकिस्तान दुनिया की खूंखार टेररिस्ट नर्सरी है, इसीलिए उसकी एड का हर एक सेंट कट कर देना चाहिए। जिस तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की $2 बिलियन ऑफ वर्थ की मिलिट्री एड को कट किया था, उसी तरह यदि वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो भी अपने ट्रूप्स, टैक्स पेयर्स और वाइटल इंटरेस्ट के लिए ऐसा ही करेंगी। किंतु दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान अमेरिका का पड़ोसी नहीं है, वो इंडिया के सर से सटा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान की क्राइसिस के सॉल्व होने या ना होने का इमीडिएट इम्पैक्ट अमेरिका से ज्यादा इंडिया पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर जाहिर है कि ये डायलेमा बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, किंतु उसको अवॉइड करना भी शायद कोई ऑप्शन नहीं है। तो आखिर इंडिया को पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए या उसको उसी के हाल पर छोड़ देना चाहिए? इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, इंडियाज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तान कैन ओपन अप इनिशियल एवेन्यूज फॉर पीस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, critically analyze.
एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।